Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter, that is hydrocarbon. This is chapter number 13 from class 11th. Guys, we already discussed about alkene, alkene, alkynes. Now we are going to discuss about hydrocarbons. So guys, in previous lecture we already discussed about alkene. What is alkene? What is the preparation of alkene? How these are chemically reacted? What are the physical properties of alkenes? As usual, we already discussed about alkenes also. What is alkenes and what is the preparation method of alkene? What do they have physical properties? How they react as a chemical properties? So now we are going to discuss about hydrocarbon. Before this lecture, we already discussed about alkynes also, and what is the reactivity strength between them, what are the comparison between alkane, alkyne and alkenes. So हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इवन कौन सा आपका एल्कीन एल्काइन एल्कीन में किसकी स्ट्रेंथ रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे आपका वेरी करेगा, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस कर ली थी. अब प्यारे बच्चे, हम लोग हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करने जा रहे हैं, बट हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करें उससे पहले एक बार पिछले लेक्चर का रिकैप ले लेते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्काइन पढ़ा था, और एल्काइन में मैंने आपको बताया था कि उसका स्ट्रक्चर sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं. ये एक लीनियर स्ट्रक्चर रखता है. साथ में गाइस हम लोगों ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी देखा था, किस तरीके से आप एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हो. साथ में केमिकली ये कैसे रिएक्शंस देता है, किस तरह से ये मार्कोनिकॉफ रूल देता है, कैसे ये एडिशन रिएक्शंस देता है. बिकॉज इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, इस वजह से एडिशन रिएक्शन देता है. साथ में बच्चे मैंने आपको कुछ एडिशन रिएक्शंस करके भी दिखाई थी, किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देता है, किस तरीके से ये हेलोजेंस के साथ रिएक्शन देता है. और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तब तक आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तो मार्कोनिकॉफ का रूल को फॉलो करते हुए हम लोग मेजर प्रोडक्ट को बना रहे थे और स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहे थे, और जिससे हमें मेजर प्रोडक्ट मिल रहा था. ध्यान आ रहा है आपको? साथ में एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका ऐसा इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल आपका कोई भी हेलोजन आ रहा है या फिर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म अटैक कर रहा है, तो हमेशा हमारा बनने वाला कार्बोकैटायन साइक्लिक कार्बोकैटायन होगा. तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी. गाइस, अब इसके आगे की बात कर रहे हैं जिसमें है हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारे एल्केन, एल्कीन और अल्काइन से बिल्कुल हटकर पड़ेगा. बहुत तो नहीं, पर हाँ काफ़ी हद तक हटकर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एल्केन अल्काइन है उसमें आपकी कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं होती है, जबकि हाइड्रोकार्बन्स में हमारी एरोमेटिक रिंग आ जाती है. तो बच्चे, अब हम लोग हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एक्चुअली मेन टॉपिक बनता है इस चैप्टर से. चलिए गाइज, अब डिस्कस करते हैं इस आज की वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स. तो बच्चे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको कि हम लोग एरियंस के नाम से भी जानते हैं, राइट. आप लोग जब 12th में आओगे तो आप एक हेलो एल्केन और हेलो एरीन नाम का चैप्टर पढ़ोगे, तो वो भी कुछ ऐसे ही रिलेट करेगा, इसी वजह से उसका नाम हेलो एल्केन और हेलो एरीन रखा गया है. बच्चे, फिलहाल हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी कोई एरोमेटिक रिंग पाई जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं एरीन्स. तो हाइड्रोकार्बन जो ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं और जिनमें रिंग पाई जाती है, ये आपके एरीन्स कहलाते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स आपके किस नाम से और जाने जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एरीन्स के नाम से जाने जाते हैं. सिंस मोस्ट ऑफ देम, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्लीजेंट ऑर्डर रखते हैं. क्या रखते हैं? प्लीजेंट ऑर्डर रखते हैं. तो गाइस, प्लीजेंट ऑर्डर का मतलब समझ में आ रहा है? एक गंध की बात हो रही है कि इनमें एक गंध पाई जाती है, एक एरोमा होती है ना. तो मोस्ट ऑफ देम पॉजेस प्लीजेंट ऑर्डर. तो जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये एक भीनी खुशबू से को रखते हैं. ग्रीक एरोमा मीनिंग प्लीजेंट स्मेलिंग. जो आपके ग्रीक एरोमा, मतलब ग्रीक में एरोमा का मतलब होता है स्मेल, आपके फ्रेग्रेंस है ना, जिसको हम बोलते हैं एरोमा. ठीक है, मीनिंग प्लीजेंट स्मेलिंग. द क्लास ऑफ कंपाउंड वॉज नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड. जो आपके कंपाउंड है उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं. मतलब जो इस क्लास के कंपाउंड है, यानी हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड वर टू फाउंड सर्टेन बेंजीन रिंग. इनमें से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि बेंजीन रिंग रखते हैं.
है ना। और इसी रिंग की वजह से ये अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी रखते हैं। क्लियर गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, बेंजीन रिंग इज हाईली अनसैचुरेटेड। जो आपकी बेंजीन रिंग है वो आपकी हाईली अनसैचुरेटेड है, बट इन अ मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड द अनसैचुरेशन ऑफ रिंग इज रिटेन। जो आपका बेंजीन रिंग है वो अनसैचुरेटेड तो है, बट गाइस जब ये रिएक्शंस करती है तो ये बहुत सारे रिएक्शन में अपने अनसैचुरेशन को रिटेन करती है। क्लियर। नेक्स्ट है गाइज, हाउएवर देयर आर एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच डू नॉट सर्टेन बेंजीन रिंग। कुछ ऐसे भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि बेंजीन रिंग नहीं रखते हैं, बट इंस्टेड कंटेन अदर हाईली अनसैचुरेटेड रिंग। बट फिर भी गाइज ये अपनी हाईली अनसैचुरेटेड रिंग रखते हैं, मतलब इनके पास रिंग तो होती है बट वो रिंग उनकी बेंजीन रिंग नहीं होती है। जो रिंग ये रखते हैं जिनके पास जो कि खुद एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो अनदर रिंग रखते हैं और ये भी रिंग आपकी अनसैचुरेटेड होती है। कैसे गाइज, चलो देख लेते हैं इसके बारे में भी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग बेंजीन रिंग आर नोन एज बेंजोनाइड। वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि आपकी बेंजीन रिंग रखते हैं गाइस बेंजोनॉइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेंजोनॉइड कहलाते हैं। एंड दोज नॉट कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग आर नोन एज नॉन बेंजोनाइड। और जितने भी आपके वो जो कि आपके बेंजीन रिंग नहीं रखते हैं वो आपके नॉन बेंजोनाइड कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? दोज नॉट कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग, वो जो कि बेंजीन रिंग नहीं रखते हैं वो आपके नॉन बेंजोनॉइड कहलाते हैं। सम ऑफ एरीन आर गिवन बिलो। इनमें से कुछ आपके एरीन्स गाइस नीचे मैंने पिक्चर में दिए हुए हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका बेंजीन। क्लियर। बेंजीन कैसा है गाइस? बेंजीन भी तो आपका एरीन है। नेक्स्ट है आपका टॉल्यूइन। बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप यानी टॉल्यूइन। सेकंड देखो नेप्थिलीन। जब आपकी दो रिंग्स अटैच होती है तो गाइस बेंजीन की दो रिंग अटैच होने का मतलब नेप्थिलीन। क्लियर। बाइफिनाइल तो ये सारी आपकी एरीन्स हैं। एंड यस गाइस, दीज आर ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। इन्हें हम क्या कहते हैं? बेंजोनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती उन्हें हम नॉन बेंजोनॉइड कहते हैं। अब नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। व्हाट इज नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म? हैव अ लुक। व्हेन टू हाइड्रोजन एटम in benzene are replaced by two similar or different monovalent atom or group, थ्री डिफरेंट पोजीशन आइसोमर आर पॉसिबल। जब आपके दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं किसी सिमिलर या फिर डिफरेंट ग्रुप से, मोनोवेलेंट एटम से या फिर ग्रुप से, तो क्या होता है? थ्री डिफरेंट पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती हैं। क्या होती हैं? तीन डिफरेंट आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। अगर आपके कोई दो हाइड्रोजन अलग अलग या फिर सेम ग्रुप या फिर एटम से रिप्लेस हो जाएं तो बनने वाले आइसोमेरिज्म के नंबर तीन होते हैं। तो द 1 और 2 और 1 और 6 जो आपकी पोजीशन होती है 1 और 2 और जो होती है 1 और 6, गाइज इसे हम कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो। इसी तरीके से 1 और 3 और 1 और 5 है ना, 1 और 3 और 1 और 5 आपकी होती है मेटा। ठीक है। इसी तरीके से गाइज 1 और 4 को हम कहते हैं पैरा। क्लियर। मतलब 1 और 2 और 1 और 6 ये आपकी होती है ऑर्थो। ठीक। 1 और 3 और 1 और 5 ये आपकी होती है मेटा। क्लियर। और लास्ट है आपकी 1 और 4 ये आपकी होती है पैरा। ठीक है। अब देखो जरा कैसे है। जैसे आप ना ये देखो मिथाइल बेंजीन, तो ये तो टॉलीन हो गया सिंपल। अब देखो 1 और 2 पोजीशन पे आपके मिथाइल आ गया, एक पहले पोजीशन पर और दूसरे पोजीशन पे, यानी गाइस ये ऑर्थो कहलाएगा। तो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन क्या है? 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन यानी ऑर्थोजाइलिन। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थोजाइलिन। एक बार मैं साइड में हट जाती हूँ, आप आराम से देख लो। देख पा रहे हो है ना? क्या है? 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन जिसे ऑर्थोजाइलिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो गाइज,
अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। क्या है बेंजीन का स्ट्रक्चर, एक एक पॉइंट को समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, बेंजीन आर आइसोलेटेड बाय माइकल फेराडे इन 1815। बेंजीन को किसने आइसोलेट किया था? माइकल फेराडे ने 1815 में। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। जो हमारा बेंजीन का मॉलिकुलर फॉर्मूला है, यस गाइस, वो क्या है? C6H6 है ना, C6H6 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे आपके क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ में, है ना। इंडिकेट अ हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, और ये क्या दिखा रहा है गाइज? इसमें आप देख रहे हो अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है, ये आपके हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को दिखा रहा है। दिस मॉलिकुलर फॉर्मूला डिड नॉट अकाउंट फॉर रिलेशनशिप टू करस्पॉन्डिंग एल्केन। ये जो आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, ये किसी भी करस्पॉन्डिंग एल्केन से रिलेट नहीं करता, और ना ही एल्कीन से और ना ही एल्काइन से। क्लियर? बेंजीन वॉज फाउंड टू बी स्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजीन आपका क्या है? स्टेबल मॉलिक्यूल है। एंड फाउंड टू फॉर्म अ ट्राईओजोनाइड, और अपना ट्राईओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड, और ये आपके 3 डबल बॉन्ड की उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार फिर से समझ लो, बेंजीन वॉज फाउंड टू बी अ स्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजीन आपका स्टेबल मॉलिक्यूल की तरह फाउंड था, दैट फाउंड टू फॉर्म अ ट्राईओजोनाइड, और ये क्या बना रहा था? ये जो स्टेबल बेंजीन था, ये आपके ट्राईओजोनाइड को बना रहा था। इससे क्या इंडिकेट होता है गाइस? इससे इंडिकेट होता है प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस ये इससे पता चलती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बेंजीन वाज फर्दर फाउंड टू प्रोड्यूस वन एंड ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। आपके जो बेंजीन है वो क्या बनाते हैं? वन और सिर्फ मतलब एक ही सिर्फ आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को बनाते हैं, विच इंडिकेट दैट ऑल 6 कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन आइडेंटिकल। इससे ये पता चलता है कि जितने भी आपके कार्बन और हाइड्रोजन है बेंजीन में, वो सारे ही आइडेंटिकल है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के अनुसार अगस्त में ऑगस्ट कॉकले ने क्या प्रोड्यूस किया? कुछ अपने बेंजीन के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किए। फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हैविंग साइक्लिंग अरेंजमेंट ऑफ 6 कार्बन एटम, जो कि कार्बन के 6 कार्बन के अरेंजमेंट को प्रदर्शित करता था, विद द अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। किसके साथ? अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड के साथ बेंजीन का एक स्ट्रक्चर प्रदर्शित किया, जो कि कैकुले ने 1865 में दिखाया। और उन्होंने ये दिखाया कि जो हर कार्बन था वो हाइड्रोजन के साथ अटैच था। उन्होंने कैकुले ने कहा कि जो आपका सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये कैसे थे? ये अल्टरनेट थे, एक दूसरे के साथ कैसे थे? अल्टरनेट अटैच थे, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच था। इस तरह से उन्होंने बेंजीन का एक स्ट्रक्चर दिखाया, जो कि आपके अगस्त कैकुले ने 1865 में दिया। कैकुले स्ट्रक्चर इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 आइसोमेरिक 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। कैकुले के स्ट्रक्चर ने यह भी प्रदर्शित किया कि जो हमारा बेंजीन है वो 2 आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने डाइब्रोमोबेंजीन के 2 आइसोमर को प्रदर्शित किया। पहला था ये, दूसरा था ये। इसमें क्या हुआ है? सिर्फ आपके जो बॉन्ड से थे ना, उसमें चेंज आया है। देखो, है ना, क्या हुआ है? देखो, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ बना, ठीक है, यहाँ गया, फिर ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ फिलअप हुआ। तो इस तरीके से आपका ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटा तो फिर यहाँ बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटा तो फिर यहाँ बॉन्ड बन गया। क्लियर? तो इस तरह से आपके 2 उन्होंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए, जो कि कैकुले ने दिए। द ब्रोमाइन एटम आर अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। आपका ब्रोमाइन कहाँ अटैच्ड है? डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैच्ड है, देख पा रहे हो, है ना। whereas in the other carbon atom, whereas in the other they are attached to the single bonded carbon। ठीक है, और जो दूसरा है वो कहाँ पर अटैच है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैच्ड है। ठीक है, एक आपका डबल बॉन्डेड पर, दूसरा सिंगल बॉन्ड पर, यानी अल्टरनेट अटैच्ड है। बेंजीन was found to form only one ऑर्थो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट।
बेंजीन क्या बना रहा है, आप देख पा रहे हो कि इसमें सिर्फ आपके बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और इन पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से एक तो इसका ये स्ट्रक्चर बन गया, दूसरा इसका ये स्ट्रक्चर बन गया, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, रेजोनेंस में थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला स्ट्रक्चर इसमें बदल सकता है, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें बदल सकता है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम वाज ओवरकम बाय कैकुले बाय सजेस्टिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन नोन एज। उन्होंने क्या कहा कि जो बेंजीन है उसमें इतने सारे पाए बॉन्ड होने की वजह से उसे किसी एक स्ट्रक्चर से नहीं दर्शाया जा सकता, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि भाई जो डबल बॉन्ड है उसका एक ऑसिलेटिंग नेचर होता है जिसके द्वारा हम इसको शो कर सकते हैं। तो उन्होंने इस ऑसिलेटिंग नेचर को दिखाया कि हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते रहते हैं और ये रेजोनेंस में आ जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से उन्होंने अपना स्ट्रक्चर दिखाया। इवन विद दिस मॉडिफिकेशन, और इसमें जब मॉडिफिकेशन हुआ तो कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फेल्ड टू एक्सप्लेन अनयूजुअल स्टेबिलिटी। और बाद में क्या हुआ कि जब इसका और मॉडिफिकेशन हुआ तो ये जो कैकुले का स्ट्रक्चर था वो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था, यानी वो अब स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड प्रेफरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एडिशन रिएक्शन, और ये भी नहीं बता पाया कि क्यों यह एडिशन रिएक्शन की जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफरेंस देता है, विच कुड लेटर ऑन बी एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस, और इसे बाद में रेजोनेंस ने या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ने एक्सप्लेन किया। कैकुलस की कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई, जहाँ पर वह ये नहीं बता पाया कि ये अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों दे रहा है, और दूसरी चीज़ ये नहीं बता पाया कि बेंजीन स्टेबल हो कैसे रही है, ये तो बहुत अनस्टेबल है, तो फिर इसका स्टेबलाइजेशन आया कहाँ से। तो ये दोनों चीज़ें कैकुले का स्ट्रक्चर नहीं बता पाया। फिर कहानी आई रेजोनेंस की, जिसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो गाइस पहला हमारा टॉपिक था इसका रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। क्या है रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, चलो देख लेते हैं। गाइस अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार द कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड इन बेंजीन इज नाउ एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस। जो आपका डबल बॉन्ड का ऑसिलेटिंग नेचर है वो हम किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार सीधे ये कहा गया कि जो हमारी डबल बॉन्ड का ऑसिलेटिंग नेचर है वो आपका रेजोनेंस एक्सप्लेन कर सकता है। तो क्या था, सेकंड पॉइंट है कि बेंजीन इज अ हाइब्रिड ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो हमारा बेंजीन है वो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ही तो हाइब्रिड है। दिस The two structure A and B given by Kekule the main contributing structure। अच्छा, ये जो दो आपके स्ट्रक्चर थे जिनके बारे में हमने बात की, ये एक A और ये B, ये आपके कैकुले ने दिए थे। किसने दिए थे? कैकुले ने दिए थे। ठीक है, बट उन्हें ये रेजोनेंस का तब तक अता पता नहीं था। ठीक है, तो वही है कि जो आपके ए और बी स्ट्रक्चर है ये कैकुले ने दिए थे, जो कि जिसने रेजोनेंस की उत्पत्ति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, या फिर मेन ये इन्होंने स्ट्रक्चर का मेन कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, नेक्स्ट है द हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड बाय इंसर्टिंग अ सर्किल एंड डॉटेड सर्किल इन द हेक्सागोन। जो आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर था वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट हुआ, बाय, इसका जो हाइब्रिड था वो डॉटेड सर्किल द्वारा या फिर फुल्ली सर्किल द्वारा हम प्रेजेंट किया गया। ठीक है, किस में, एक हेक्सागन के बीच में। ठीक है, शोन इन सी सेक्शन। तो गाइज ये देखो, ये था कि द सर्किल प्रेजेंट इन द 6 इलेक्ट्रॉन विच आर डीलोकलाइज्ड बिटवीन द 6 कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग। ये है आपका बेंजीन रिंग जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, यानी अपना ऑसिलेटिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के उन्होंने 6 अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए, जिसमें से ये दोनों आपके मेन थे, जिसने एक मेन कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, इसलिए हमने इन दोनों को दिखा दिया, इन 6 में से। तो ये जो 2 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बाकी 6 थे। तो उसमें क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि पाए इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो इस डीलोकलाइजेशन को हमने हेक्सागन के बीच में डॉटेड सर्किल
से डोनेट किया। गाइस इसी डॉटेड सर्कल के हेक्सागोन को या फिर कंप्लीट सर्कल वाले हेक्सागोन को हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा। क्या कहा? हाइब्रिड कहा। क्लियर? तो गाइज ये था हमारा इसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग गिवन अस बेटर पिक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब हमने क्या किया कि अब इस पिक्चर को और बेहतर से समझना है, हमने ये सोचा। और गाइज इसके लिए हमने आपको एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में बात की। तो क्या थी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग? चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ऑल द 6 कार्बन एटम इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जितने भी हमारे बेंजीन के कार्बन थे, ऑल द 6 कार्बन एटम, जितने भी आपके कार्बन एटम थे गाइस, ये कैसे थे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे थे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे जितने भी थे। ठीक है। 2 sp hybridized orbital of each carbon atom overlap with sp hybrid ऑर्बिटल। जो आपके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है कार्बन एटम के, वो क्या कर रहे थे? ओवरलैप कर रहे थे विद एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ में। ये कार्बन इस कार्बन के साथ में ओवरलैप कर रहा था टू फॉर्म सी सिग्मा बॉन्ड। और क्या बना रहा था? सी सिग्मा बॉन्ड सी बना रहा था। विच आर द हेक्सागोनल प्लेन। और ये आपका क्या बन रहा था? ये गाइस आपका एक हेक्सागोनल प्लेन बन रहा था। क्लियर? द रिमेनिंग sp hybrid orbital of each carbon atom overlap with s orbital of hydrogen atom। ये आपके s और हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा था और 6c बॉन्ड h सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। और क्या कर रहा था? 6c बॉन्ड h सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। क्लियर? नेक्स्ट देखो, each carbon atom is now left with one unhybridized pi perpendicular to the plane of ring are shown in the below। अब हमने क्या किया है, जो आपके ऑर्बिटल पिक्चर है, फिर ऑर्बिटल डायग्राम है, उसे हमने इस रिंग पर दिखाने की कोशिश की है। तो हमको एक चीज पता है कि हमारा हर कार्बन अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल रखता है। क्या रखता है? अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल रखता है। तो गाइज ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? ये आपके कार्बन एटम है जिनके पास ऊपर ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो लोब्स हैं, ये क्या है? ये डंबल्स आपके गाइज अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल हैं, जो कि आपकी बेंजीन का हर कार्बन एटम रख रहा है। ठीक है। परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रिंग एज शोन इन द बिलो। जरा से ध्यान से देख लो एक बार, फिर मैं आगे की बात बताऊंगी। 2 सेकंड के लिए से देख लो, ध्यान से देखना बहुत, जिससे कि आगे की बात समझ में आए। ये 6 कार्बन है जिसपे आपके पी ब्लॉक के कार्बन के अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल हमने दिखाए हैं, यानी ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है। क्लियर? देखो जरा गाइज, ये क्या कर रहा है? ये इसमें एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये कार्बन इस कार्बन के साथ sp हाइब्रिडाइज करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर ये कार्बन इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपके कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने? 12 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? 12 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम क्लोज इनफ टू फॉर्म बॉन्ड बाय लैटरल ओवरलैपिंग। अब देखो गाइज, ये जो आपका पिछला वाला जो पिक्चर था, ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के इतने पास हैं कि आसानी से लैटरल ओवरलैपिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस पिक्चर में आपको एक चीज़ समझाऊं तो देखो, ये आपस में ओवरलैप हो जाएगा, है ना? ये आपस में ओवरलैप हो जाएगा, ये आपस में ओवरलैप हो जाएगा, ये आपस में ओवरलैप होके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और इनके बीच में क्या बॉन्ड बनेंगे? पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर है ना? समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ये लैटरल ओवरलैपिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। तो इधर देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ है? इन दोनों ने ओवरलैपिंग करी है। ठीक है, इन दोनों ने ओवरलैपिंग। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर भी तो क्लियर करके बता दूं, 2 मिनट, जस्ट अ मिनट।
हाँ, ये देखो, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ये आपका 1 पाई बॉन्ड, ये आपका 2 पाई बॉन्ड और ये आपका 3 पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से या इसकी ओवरलैपिंग हो गई। तो यहाँ पर भी देख लो, ये डैश से हमने क्या किया, पाई बॉन्डिंग दिखाई है, जो कि आपकी इसी वजह से ये अल्टरनेट आपका पाई बॉन्ड बन गया। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, दूसरा, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी तरीके से ले लिया। अब हम चाहे तो यहाँ से, जैसे मैंने पहले बताया था बिल्कुल वैसे ही, अब अगर आप यहाँ पर नहीं करोगे तो इधर से भी तो कर सकते हो। तो यस, यहाँ से आपने पाई बॉन्डिंग कर ली, यहाँ से आपने पाई बॉन्डिंग कर ली, यहाँ से कर ली, तो फिर क्या हो गया, फिर आपका ये अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स आ गए। देखो, जहाँ पर इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड है वहाँ पर इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड होगा। तो यस गाइज, अल्टरनेट पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड का ये स्ट्रक्चर बना। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग 3 बॉन्ड। यहाँ पर 3 इक्वल पॉसिबिलिटी हो सकती हैं बॉन्ड फॉर्म करने की। तो कौन कौन सी है वो 3 इक्वल पॉसिबिलिटी? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 1 2 इंटरैक्ट कर ले, 3 4 इंटरैक्ट कर ले और 5 6 इंटरैक्ट कर ले। 1 2 3 और 5 6 इंटरैक्ट कर ले, सॉरी 3 4 और 5 6 इंटरैक्ट कर ले। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 6 इंटरैक्ट कर ले, 2 3 इंटरैक्ट कर ले और 4 5 इंटरैक्ट कर ले। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होके आपके अल्टरनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं और पाई स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ C12 C12 C34 C56 C23 C54 या फिर 45 और C61, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर शोन इन द फिगर बिलो। तो हेयर मैंने आपको इस चीज को शो किया है, क्लियर। इस वाले में कौन कौन से जा रहे थे, C12 C34 और C56, क्लियर। जबकि इस वाले में कौन कौन से जा रहे हैं, C16 C23 C45, क्लियर। तो ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो, जो मैंने आपको पिक्चर ए और बी दिखाई, ये क्या दिखा रही है, करस्पॉन्ड टू द कैकुले स्ट्रक्चर विद लोकलाइज्ड बॉन्ड। ये आपके उन्हीं कैकुले स्ट्रक्चर के लोकलाइज्ड बॉन्ड को दिखा रही है। कौन सी, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको दिखाए गाइज, ये और ये दोनों आपके कैकुले के ही, जो हमने पिछला कैकुले का स्ट्रक्चर दिखाया था ये वाला, इसी के लोकलाइज्ड बॉन्ड को दिखा रही है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, the internuclear distance between all carbon atom in the ring has been determined by the X-ray diffraction। अब आप इन बॉन्ड का लेंथ कैसे पता करोगे? हमें ये तो पता है कि अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं, बट अब मैं आपसे कहूँ कि गाइस C बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C जो बन रहा है, इनकी बॉन्ड लेंथ आप कैसे पता करोगे? तो यस गाइस, इसके लिए हम हेल्प लेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन की। किसकी? एक्सरे डिफ्रैक्शन एपरेटस को हम यूज करेंगे और फिर हम निकालेंगे इनकी लेंथ। तो हम क्या देखा, हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखा गया कि गाइस इनकी जो लेंथ थी ना वो भी सेम थी, ठीक है ना। देयर आर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम। यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी थी कि हर कार्बन एटम में आपके अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हो टू ओवरलैप विद द पी ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम, और जो कि आपके एडजेसेंट कार्बन एटम के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने की पॉसिबिलिटी रख रहे थे। और ये कैसे पता चला? ये हमको एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता चला। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि भाई इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी लगभग इक्वल ही होगी, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। shown in figure A and B correspond to localized, yes guys। तो ये है आपका पिक्चर। अब आप देखो क्या मतलब निकला कि जो हमारा ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों के पास ये कंप्लीट पॉसिबिलिटी है कि इनके पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगी और ये बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे की बात आई कि भाई इन दोनों के पास भी, इन दोनों कार्बन के पास भी आपके अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होंगे और ये आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। सेम इसी तरीके से लास्ट आपके थर्ड और फोर्थ में भी यही सीन है कि भाई क्या होगा कि इनके पास भी
सेम प्रोबेबिलिटी होगी अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर मेटल की, जो कि ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है गाइस, दिस कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 डॉट नट्स। ये जो आपका ओवरलैपिंग है, लेटरल ओवरलैपिंग है, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया गया है। आपका ये ऊपर पिंक वाला जो एरिया है, ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा रहा है आफ्टर ओवरलैपिंग, है ना। वन एबव एंड वन बिलो प्लेन ऑफ द हेक्सागोनल रिंग एज शोन बिलो। तो ये आपके दो जगह लोब्स क्या कर रहे हैं, डंबल्स जो हैं वो, ये 2 डंबल है ना, ये 2 डंबल तो यहाँ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपका ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं। क्लियर? तो उसको हमने दिखाया। और गाइस, दिस इज योर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर दस लोकलाइज्ड कैन मूव फ्रीली अबाउट द 6 कार्बन न्यूक्लियाई। जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्ट टू मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। ये जो आपके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बन एटम के जो कार्बन का न्यूक्लियस है उससे बहुत इफेक्टिवली अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज बिटवीन 2 कार्बन एटम, जिससे कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये 2 कार्बन एटम के बीच में लोकलाइज हो जाता है। क्लियर? Therefore, the presence of delocalized electron in benzene make it more stable than the hypothetical cyclohexadiene। इसी वजह से जो आपका बेंजीन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हेक्साट्राइइन। किसकी वजह से, किसके कंपेयर में, हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइइन से ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा बेंजीन। क्यों होता है? क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लोकलाइज हो जाते हैं 2 कार्बन्स के बीच में। नेक्स्ट देखो, एक्सरे डेटा इंडिकेट्स दैट ऑल सी बॉन्ड लेंथ आर सेम। जो आपकी जितनी भी कार्बन है उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। कितनी? 139 pm, विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन सी बॉन्ड सी सिंगल मीड। और जो इनका इंटरमीडिएट है किसका, सी बॉन्ड सी का, वो है 154 एंड सी डबल बॉन्ड सी का है 133 के बीच का। मतलब सिंगल बॉन्ड की लेंथ हो गई 154, डबल बॉन्ड की हो गई 133, इन दोनों का बीच का क्या है 139। क्लियर? Thus the absence of pure double bond in benzene account for the रिलक्टेंस ऑफ बेंजीन। जो आपका एब्सेंस है प्योर डबल बॉन्ड की, वो क्या शो करती है, वो आपके एडिशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है अंडर नॉर्मल कंडीशन। और इसी वजह से ये जो आपका अनयूजुअल बिहेवियर है बेंजीन का वो एक्सप्लेन होता है। क्या था अनयूजुअल बिहेवियर? कि ये होती तो बहुत अनसैचुरेटेड है, तभी ये स्टेबिलिटी को कैसे गेन कर रही है? तो गाइज, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका जो बेंजीन है वो अपनी स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। अब क्या क्या है एरोमेटिसिटी? व्हाट इज एरोमेटिसिटी एंड व्हाट इज द टर्म ऑफ एरोमेटिसिटी? चलो इसको भी देख लेते हैं। गाइज, बेंजीन was considered as parent aromatic compound। जो बेंजीन है उसे हमने एक पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड माना है। नाउ द नेम इज अप्लाइड फॉर द रिंग सिस्टम वेदर नॉट हैविंग बेंजीन रिंग पॉजेस द फॉलोइंग कैरेक्टर। तो जो आपके द नेम इज अप्लाइड टू द रिंग सिस्टम, जो आप नेम अप्लाई कर रहे हो रिंग सिस्टम को, चाहे उसमें रिंग है बेंजीन चाहे रिंग नहीं है बेंजीन, उसको अप्लाई करने के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है प्लेनरिटी, है ना, कि जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है क्या वो प्लेनरिटी को शो कर रहा है, फिर प्लेनर है। नंबर 2, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है रिंग में। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके 4n+2 x इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कितने हैं, ठीक है,
प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग वेयर n क्या है, n इज द इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आपका क्या बोला कि सबसे पहली चीज आपके प्लेनैरिटी को देखेंगे, दूसरी चीज लोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है कि नहीं हो रहा इसको देखेंगे, तीसरी चीज 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा इसको देखेंगे। तो गाइज ये जो 4n+2 रूल होता है ये क्या होता है, ये होता है हकल रूल। तो दिस ऑफन प्रिफर्ड एज हकल रूल। सम एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर गिवन बिलो। तो गाइज ये जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं ये सारे हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी 4n+2 को आप फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से ये आपके सभी एरोमेटिक कंपाउंड है। बट कुछ ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो कि हकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं फिर भी एरोमेटिक होते हैं। तो पहला है आपका बेंजीन जो कि हकल रूल को फॉलो कर रहा है, दूसरा है साइक्लोपेंटा डाई इथाइल एनाइन डाइनिल एनाइन। जो आपका साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन है इसमें n= अगर आप 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इसी तरीके से साइक्लोहेप्टाटाइल कैटाइन ये भी आपका एरोमेटिक होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखो गाइज नेप्थलीन में 4n+2 से आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो यस गाइज आपका नेप्थलीन भी कैसा हुआ, नेप्थलीन भी आपका एरोमेटिक बना, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं गाइज, एंथ्रासिन मतलब n=3 जिसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड लास्ट है आपका फिनेंथ्रेलिन। तो ये इसमें भी गाइज अगर आप देखोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन बनते हैं विद द हेल्प ऑफ 4n+2 हकल रूल, है ना। यानी कि ये सभी आपकी हकल रूल को फॉलो कर रहे थे। कौन कौन से, बेंजीन, साइक्लोपेंटाडाइल, हेप्टाडाइल कैटाइन, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीलिन, ये सारे आपके एरोमेटिक रूल हकल रूल को फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब ये सारे आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स थे। अब बात कर लेते हैं हाउ कैन बी प्रिपेयर बेंजीन इन लैब और इन इंडस्ट्रियल वे। तो गाइस पहला हमारा है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज कमर्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम कोलतार। हमारा जो बेंजीन है हम सब इसको सबसे पहले कमर्शियली किस तरीके से सिंथेसाइज कर चुके हैं बाय कोलतार। हाउएवर इट मे बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग मेथड। अब कुछ इसके तरीके हैं जिसके द्वारा हम इसे लैब में बना सकते हैं। तो पहला है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, जो कि गाइज अभी मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, इसमें आपने ऐड किए थे 3 यूनिट ऐड किए थे और फिर उन्होंने डीलोकलाइज करके क्या किया था, बेंजीन का फॉर्मेशन किया था। ध्यान आया। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड जब आपका सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है तो गाइज आपका बेंजीन बनता है। यानी देखो जरा, बेंजोइक एसिड ने NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो आपका बेंजीन और बाय प्रोडक्ट Na2CO3 बना। इसी तरीके से गाइज रिडक्शन ऑफ फिनॉल के रिडक्शन से आप कैसे बना सकते हो, तो फिनॉल इज रिड्यूस टू बेंजीन बाय पासिंग वेपर्स ओवर हीटिंग जिंक डस्ट। जब आप जिंक डस्ट का रिएक्शन फिनॉल के साथ कराओगे, यानी फिनॉल की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट करो, इसको अगर आप हीट करोगे तो आपका जिंक ऑक्साइड एंड मेन प्रोडक्ट बेंजीन बनेगा। नेक्स्ट देखो गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये यूजुअली कलरलेस लिक्विड होते हैं, क्लियर। और सॉलिड विद करेक्टरिस्टिक एरोमा, और ये एक करेक्टरिस्टिक एरोमा के साथ अपनी सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ऑल्सो सिमिलर विद नेप्थलीन, और ये नेप्थलीन बॉल की तरह होते हैं विच आर यूज्ड इन टॉयलेट, जिनको कि हम टॉयलेट में प्रिजर्वेशन में, क्लोथ्स के प्रिजर्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ यूनिक स्मेल, इसके यूनिक स्मेल की वजह से ये कंपाउंड मॉथ रिप्लीटेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। नेक्स्ट गाइज, जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं गाइज ये वाटर में इमिसिबल होते हैं, जबकि आर रेडिली इमिसिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं।
गाइस नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दे बर्न विद सोटी फ्लेम, ये अपनी सोटी फ्लेम के साथ में जलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एरीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। गाइस जितने भी हमारे एरीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जबकि एडिशन रिएक्शन हमारा एल्काइन देता है। हाउएवर अंडर द स्पेशल कंडीशन दे कैन अंडरगो एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये अपने सर्टेन स्पेशल कंडीशंस पर एडिशन रिएक्शन भी देते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं। तो गाइस पहला है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। The compound of electrophilic substitution reaction of arene are nitration, halogenation, sulfonation, Friedel-Crafts acylation, alkylation, which are attacking by the electrophile E। तो गाइज जैसे आपका हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन हो गया, ये सारी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसपे इलेक्ट्रोफाइल से आपकी रिएक्शन की शुरुआत होती है। तो चलो पहली रिएक्शन देखते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। अ नाइट्रेशन इज इंड्यूस इनटू द बेंजीन रिंग, जब आपका नाइट्रो ग्रुप बेंजीन में जाकर इंड्यूस होता है तो इस रिएक्शन को हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। गाइस जब बेंजीन कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के मिक्सचर के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो आपको नाइट्रो बेंजीन देता है। क्लियर। इसी तरीके से अगर हेलोजिनेशन की बात करें तो हेलोजिनेशन में आपका बेंजीन किसी हेलोजन के साथ रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में करता है। लुईस एसिड जैसे कि आपका AlCl3। तो जब आपके लुईस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, आपका क्लोरीन क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन पर ऐड हो जाएगा और अपना ऑर्थो क्लोरोबेंजीन देगा, यानी बेंजीन का हेलोजिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस सल्फोनेशन। अब देखो सल्फोनेशन क्या होता है गाइस, इसमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय सल्फोनिक एसिड, जब आपका सल्फोनिक एसिड किसी बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो इसे हम बोलते हैं सल्फोनेशन, यानी बेंजीन का सल्फोनेशन हो गया। इट इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग ऑफ बेंजीन विद फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप ओलियम के प्रेजेंस में बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हो तो आपका बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है गाइस फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। When benzene is treated with alkyl halide, जब आपका बेंजीन एल्किल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है तो आपको एल्किल बेंजीन यानी टॉल्यून देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, जब आपके बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हुई तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट था इथाइल बेंजीन। क्या था? इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन? इसका मतलब इसमें बेंजीन का एसाइलेशन होगा, एसाइल ऐड किया जाएगा। तो लेट्स सी गाइस, व्हेन बेंजीन ट्रीटेड विद द एसाइल हैलाइड और हीटिंग विद द एनहाइड्राइड, देन क्या होगा, आपका एसाइल बेंजीन बनेगा। लेट्स सी, बेंजीन विद रिएक्ट विद एसाइल क्लोराइड on the heating with anhydrous AlCl3, it give acetophenone. Next guys, when benzene react with acetic anhydride in the presence of AlCl3, then it gives acyl benzene, and acetic acid will be your secondary product या फिर by product. If the excess of nucleophilic reagent is used, further substitution reaction may be take place, which other hydrogen atom of benzene ring also be successively replaced by the electrophile. देखो गाइज, अगर आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लिया जाए तो क्या होगा, आपके जितने भी हाइड्रोजन है वो आसानी से बेंजीन से रिमूव हो जाएंगे और इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह ले लेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर आपके बेंजीन को हम लोग क्लोरीन की एक्सिस में ट्रीट करें किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में तो आपका हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और आपका बनने वाला प्रोडक्ट हेक्साक्लोरोबेंजीन होगा। यानी जब बेंजीन की रिएक्शन 6Cl2 से डार्क में की जाती है तो आपका प्रोडक्ट आता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है गाइस
मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना इस रिएक्शन में ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा जो कि सबसे पहले अटैक करके रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करोगे, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल आपके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड में क्या होगा, प्रोटॉन का रिमूवल होगा और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। तो चलो देखते हैं इस रिएक्शन को। पहला है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कैसे आप इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करोगे। तो गाइज मान लो आप क्लोरीनेशन कर रहे हो या फिर एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रोफाइल निकालोगे। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकलेगा, जो भी आपका अटैकिंग रिजेंट है उसकी लुईस एसिड से रिएक्शन कराओगे। तो क्लोरीन के, अगर आप हेलोजिनेशन को देख रहे हो तो क्लोरीन की रिएक्शन AlCl3 से हुई तो क्रोमियम आयन निकला। अब ये क्रोमियम आयन क्या करेगा, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप तो ये आपका अटैक करेगा। इसी तरीके से अगर मिथाइल क्लोराइड लुईस एसिड से क्रिया करेगा तो मिथाइल आपका कार्बोकेटाइन आएगा। नेक्स्ट देखो, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। नेक्स्ट देखो, अगर CH3COCl यानी एसाइल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है तो भी आपका क्या होगा, एसाइल आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इस केस में क्या होगा कि जो आपको फर्स्ट अटैक है, गाइज हैव अ लुक, H2SO3 इस या फिर HNO3 है। अब इसमें क्या हुआ कि आपका ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में गए और आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया। सेकेंड स्टेप में देखो, नाइट्रेशन की केस की बात हो रही है। इन केस ऑफ नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफाइल ऑफ NO2 प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन का ट्रांसफर करके हम क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल निकालेंगे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड आपको नाइट्रोनियम आयन देगा और यही नाइट्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल आपका बिहेव करेगा। यस गाइज, यही आपका अटैक करेगा और फिर आपका बेंजीन से आपका NO2 ऐड हो जाएगा और आपका मेन प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर? It is interesting to note that in the process of generation of nitronium ion, sulfuric acid serve as acid and nitric acid serve as base। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान रखनी है कि जो हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये तो आपके एसिड की तरह बिहेव करेगा, जबकि नाइट्रिक एसिड आपके बेस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है गाइस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कैसे करोगे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंटम आयन विच वन ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज। अब बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर अटैक होने से ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा जिससे आपका ऑर्नियम आयन बनेगा जो कि एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। अब गाइस ये जो ऑर्नियम आयन है ये रेजोनेंस में जाके स्टेबलाइज होगा। तो यस, यहाँ पे ये गया आपका रेजोनेंस में जिसने अपने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए जिसका हाइब्रिड आया ये। क्लियर? Sigma complex and oranium ion lost its aromatic character because delocalization of electron stop in sp3 hybridized कार्बन। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो इसमें लोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हुआ कि ये अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर को खो देगा। क्लियर? अब गाइज बिकॉज ऑफ एरोमेटिक करेक्टर खोने से अब क्या होगा कि ये आपका sp3 में स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसने स्टेबिलिटी पा ली तो अब हम करेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू रिस्टोर द एरोमेटिक करेक्टर। सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिलीज द प्रोटॉन 3। अब आप इसमें से प्रोटॉन 3 को रिलीज करोगे किसकी हेल्प से, बाय अटैकिंग AlCl4। AlCl4 का आप अटैक करोगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इन केस ऑफ हेलोजिनेशन एसाइलेशन आप HSO4 का अटैक करोगे और अपना मेजर प्रोडक्ट निकाल लोगे। जैसे कि इधर देखो आप, ये आपका कार्बोकेटाइन जब इस पे आपके AlCl4 ने अटैक किया तो आपके ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और आपके बाय प्रोडक्ट आ गया HCl और AlCl3। इसी तरीके से नाइट्रेशन वाले केस में क्या होगा, नाइट्रेशन वाले केस में AlCl4 की जगह पे HSO4 आपका अटैक करेगा और ये HSO4 आपका अटैक होकर प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा और खुद H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका मेन प्रोडक्ट आ जाएगा आर्थो इलेक्ट्रोफाइल, मतलब आपके ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा।
नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन इन द विग्रस कंडीशन। बहुत ज़्यादा विग्रस कंडीशन में क्या होता है, किसी हाई टेम्परेचर पर, किसी हाई प्रेशर पर निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है जो कि साइक्लोहेक्सेन बनाती है। एंड गाइस ये एक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इसमें बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन एटम आपके जुड़ जाते हैं निकल की प्रेजेंस में और आपके साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करते हैं। गाइस ये एक रेयरेस्ट कंडीशंस है जो कि एक दो आपकी एडिशन रिएक्शंस आपकी बेंजीन देता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट लाइट। 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड टू द बेंजीन। जब आपके 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं तो आपको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड देते हैं जिन्हें हम गैमेक्सीन भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है गाइस कंबस्टन, जलाना। बेंजीन को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। जनरल कंबस्टन रिएक्शन फॉर एनी हाइड्रोकार्बन मे बी गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो गाइज अगर आप किसी भी जर्नल कंबस्टन रिएक्शन को लिखना चाहते हो तो इस जर्नल फॉर्म को भी आप फॉलो कर सकते हो जिसका यूज करके आप किसी भी कंबस्टन रिएक्शन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए लिख सकते हो। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन के सारे टॉपिक को डिस्कस किया। हमने बिल्कुल शुरुआत से सिस्टमेटिकली क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन, कैसे इसको बनाते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका आईयूपैक नेम कैसे लिखते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, कैसे इनके मैकेनिज्म जाती हैं, कौन सी वो रेयरेस्ट रिएक्शन है जो कि आपका बेंजीन देता है, आपके बेंजीन का कौन सा एनोइंग बिहेवियर है जिसको आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाया था जबकि कैलकुलेट नहीं कर पाया था। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बन सकते थे आज के सेशन में हमने हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चे अभी के लिए बस इतना ही। सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ADA24 स्कूल के साथ। सो गाइज अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।